Bismillahirrahmanirrahim. In this video, we will discuss 9th chemistry, chapter number 1 plus 2 FLP. So there are total 31 questions in this paper. First of all, multiple choice questions. इनके लिए टेक्निक यही है कि आप सबसे पहले वो ऑप्शंस स्किप करते हैं जो उसके साथ स्टेटमेंट के साथ रिलेट नहीं करते हैं। ऐसे कोई से दो ऑप्शंस आप स्किप करते हैं, बाकी आपके पास दो रह जाएंगे, उनमें से आप सिलेक्ट कर लें कि कौन सा ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड है, उसको आप टिक कर लें। इस तरह से आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो आपका ज़्यादा चांस है कि एमसीक्यू करेक्ट हो सके। सो फर्स्ट इज द सिंबल ऑफ एवोगैड्रो नंबर इज। इनमें से एवोगैड्रो नंबर का सिंबल क्या है? यहाँ पर अगर आप देखें तो मोल तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा, क्योंकि मोल का सिंबल होगा, मोल एक अलग क्वांटिटी है, इसलिए इसको सबसे पहले आप स्किप कर देंगे। अब बाकी जो ऑप्शंस हैं उनमें से अगर आप देखें तो ए ऑप्शन इज़ अ राइट आंसर, Na, इट इज़ अ सिंबल ऑफ एवोगैड्रो नंबर। नेक्स्ट है नंबर ऑफ मोल्स इन 29.25 ग्राम ऑफ NaCl। इसमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं। आप क्या करेंगे, NaCl का मोलर मास निकालेंगे और उसको इससे डिवाइड कर देंगे। लाइक NaCl का मोलर मास किस तरह से निकालते हैं, NaCl, यहाँ सोडियम का मास है 23 एंड क्लोरीन का है 35.5। जब इसे सम अप किया जाएगा इट वुड कम आउट टू बी 58.5 ग्राम। सो मोल्स का फॉर्मूला है नॉन मास ओवर मोलर मास, नॉन मास ओवर मोलर मास। सो नॉन मास जो आपको दिया गया है न्यूमेरिकल में, यू कैन सी 29.25 एंड मोलर मास जो इस तरह से आपने निकाला 58.5। इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट द नंबर ऑफ मोल्स। लेट्स डिवाइड इट इज 0.5। तो इस तरीके से मोल्स वाले आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जिनमें मोल पूछा जाए। सो 0.5 इज द आंसर, सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, आइसोटॉप्स हैव सेम एंड डिफरेंट डैश। सो आइसोटॉप्स के अंदर क्या चीज़ सेम होती है? सो फर्स्ट अगर देखें तो मास नंबर सेम, नो, आइसोटॉप्स का मास नंबर डिफरेंट होता है, सो इसलिए ऑप्शन स्किप हो गई है। ठीक है, उसके बाद जब आप ए ऑप्शन स्किप करते हैं, फिर अगर आप देखें आप ऑप्शन सी ऑप्शन बी को ही देख लें तो आइसोटॉप हैव सेम एटॉमिक नंबर, यस राइट, एंड डिफरेंट मास नंबर, राइट। सो दिस इज़ अ ऑप्शन, बी ऑप्शन इज़ अ करेक्ट आंसर। ठीक है, अदरवाइज सी में भी अगर आप देखें आइसोटॉप्स हैव सेम न्यूट्रॉन, नो बेटा, जब मास नंबर ही डिफरेंट है तो मास नंबर डिफरेंट है तो फिर न्यूट्रॉन्स भी डिफरेंट होंगे। ठीक है, एंड प्रोटॉन्स सेम होते हैं, जबकि यहाँ तो डिफरेंट की जगह पे प्रोटॉन लिखा गया, दैट्स व्हाई इट्स आल्सो रॉन्ग ऑप्शन, एंड नन ऑफ दिस इज आल्सो रॉन्ग, सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन U238 आर। प्रोटॉन्स की तादाद पूछी गई है। ये जो है ये इसका एटॉमिक मास है, जो ऊपर लिखते हैं वो एटॉमिक मास होता है, जो नीचे लिखते हैं वो एटॉमिक नंबर होता है। तो नीचे वाला जो है वो पूछा गया है और वो आपके पास बुक में मेंशन है 92, ए ऑप्शन इज करेक्ट। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट एनर्जी इज, ओके, सो यहाँ पर बेटा जब नीचे वाले ऑर्बिट से ऊपर जाते हैं तो वो इसकी एग्जांपल है जैसे हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, तो हम जब नीचे से ऊपर वाली सीढ़ी तक पहुंचते हैं हमारा सांस फूल जाता है, यानी हमारी इतनी एनर्जी यूज़ हुई ऊपर जाने में। इसी तरह आप पहाड़ की चोटी पे ऊपर चढ़ते हैं तो आपकी बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज़ होती है। ठीक है, दैट मीन्स आपने एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, एनर्जी रिक्वायर थी आपको ऊपर आने के लिए, एनर्जी एब्जॉर्ब। ठीक है, सो इसलिए इलेक्ट्रॉन का भी यही है कि जब वो लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट पे जाता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। बाकी आप एमिट और रेडिएट दोनों का मीनिंग सेम है, एनर्जी का निकलना, तो दिस इज रॉन्ग हेयर।
Next, a value of MVR is, so it's a formula and its value is NH over 2 pi. D option is correct. Next, amount of energy given out when an electron is added to an atom is called. इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जाता है तो एनर्जी जो रिलीज हो जाती है उसे क्या कहते हैं? सो बच्चे यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी तो बिल्कुल भी नहीं आ सकता, बिकॉज ये एनर्जी है कि जब इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है, ठीक है। यहाँ पे उसने पूछा इलेक्ट्रॉन जब ऐड हो तब वाली एनर्जी, इसलिए बी ऑप्शन आप स्किप कर दें। इसके अलावा आप लेटिस एनर्जी को भी सबसे पहले स्किप कर सकते हैं, बिकॉज ये आपने नहीं पढ़ा हुआ कॉन्सेप्ट, तो ये नहीं आ सकता, इसमें ए और बी नहीं आएंगे। फिर आप सी और डी में से देखें तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि यही है एनर्जी जो रिलीज होती है जब इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये कोई एनर्जी नहीं है, इट्स जस्ट द एबिलिटी of an atom to attract the shared pair of electron. So it's ability, it's not an energy. So D option. Next, molar mass is expressed in gram. Which one of the following is the molar mass of oxygen in AMU? So ऑक्सीजन का मोलर मास क्या है? ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन होता है तो बच्चे उसका मास होता है 16. ओके, सो 2 ऑक्सीजन हो तो क्या हो जाएगा 32. इसलिए ये दोनों ऑप्शन में से 32 इज़ द राइट ए आंसर। मोलर मास का मतलब है कि एक मोल में उसका कितना मास है, ठीक है। सो एक मोल में बच्चे कितने पार्टिकल होते हैं? Na पार्टिकल, तो Na पार्टिकल में इसका मास इतना होगा। अगर एक पार्टिकल की बात होती फिर आप इस वैल्यू को डिवाइड करते उस वैल्यू से जो आपने रिलेशन पढ़ा है 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻24, उस वैल्यू से आप इसको डिवाइड करते। अगर आपको पूछा जाता एक पार्टिकल में कितना है, लेकिन यहाँ उसने एक पार्टिकल नहीं, उसने Na पार्टिकल में पूछा है, यानी एक मोल में पूछा है, ठीक है। सो ए ऑप्शन इज राइट एंड these two options, these two options are incorrect, so this cannot be the answer. Next is how many elements occur naturally, कि कितने elements naturally exist करते हैं? So it is 92, A option. Next है how many atoms are present in 1 gram atom of a substance? 1 ग्राम एटम को बच्चे एक मोल भी कहते हैं, तो एक मोल में कितने पार्टिकल हैं? Na पार्टिकल्स, ठीक है। और Na की वैल्यू पूछी गई है यहाँ पर, सो इट इज़, देखिए ये दोनों तो हो नहीं सकती, 22 21 नहीं है। इन दोनों में से अब आप कंफ्यूज ना हो तो आपको पता हो कि 10⁻23 है, -23 नहीं है, ठीक है। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है हाउ मेनी टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन इज मोर देन इलेक्ट्रॉन? सो बेटा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के जो मासेस हैं उनमें ज़्यादा फ़र्क है, इतना थोड़ा फ़र्क नहीं है कि 3 आंसर आ जाए, इसलिए तो बिल्कुल ही स्किप हो जाएगा। इन तीनों में से अगर आप देखें सो बी ऑप्शन इज करेक्ट 1840। सीक्वेंस ऑफ फिलिंग इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट सब शेल इज, अब आप इसमें सीक्वेंस देखें कि कौन सा करेक्ट सीक्वेंस है। सो देखें यहाँ पे स्कूल ठीक है, लेकिन ये देखें ये 1 है और ये 3 है। बेटा 1 के बाद तो सेकेंड एस ने आना था, 3 नहीं आ सकता, दैट्स व्हाई दिस इज रॉन्ग। नाउ फेडरल पहले कभी भी नहीं आ सकता स्कूल से, ठीक है। और 1F तो होता ही नहीं है बच्चे, 1F नहीं होता। फेडरल वाले आपको पता है 4 से शुरू होते हैं, अगर आपने स्कूल पब्लिक स्कूल वाली समझी है तो आपको पता होगा कि ये जो F है ये 4 से स्टार्ट होते हैं, 1 से नहीं होते, इसलिए ये भी रॉन्ग है। फिर यहाँ पर देखें स्कूल के बाद पब्लिक आ ही नहीं सकता, स्कूल के बाद स्कूल ही आता है। इसके अलावा नन ऑफ दिस ही आपके पास बचता है, सो डी ऑप्शन इज करेक्ट हेयर।
ई बीप्स तालीम तरबियत और इम्तहानों की तैयारी का जदीद और अपनी किस्म का एक मुनफरिद निज़ाम है जो आपको घर बैठे ऑनलाइन तरीके से ना सिर्फ इम्तहानों की तैयारी खसूसी अंदाज में करवाता है बल्कि ये भी बताता है कि आपकी अब तक की तैयारी का मायार क्या है, तैयारी में क्या क्या खामियां हैं, ये खामियां कौन सी किताब के कौन से हिस्से में हैं, कौन सी गलती आप बार बार दोहराते हैं और अब तक के दिए गए पर्चों में आप ये गलती कितनी बार दोहरा चुके हैं और किस किस सवाल में आपने ये गलती दोहराई है, इस गलती को दूर कैसे किया जा सकता है। इसके अलावा पर्चे हल करने की तरकीब यानी प्रेजेंटेशन में क्या क्या गलतियां बार बार दोहराते हैं और अब तक के दिए गए पर्चों में वो गलतियां कितनी बार दोहरा चुके हैं और किस किस पर्चे में आपने ये गलती दोहराई है और इस गलती को दूर कैसे किया जा सकता है। आपकी लिखाई यानी हैंड राइटिंग का मायार क्या है और उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। नेक्स्ट, जस्टिफाई मोल एज अ क्वांटिटी। सो ये आपके पास मोल एज अ क्वांटिटी का एक जब आप फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है और फर्स्ट चैप्टर में जब आप एंड में जाते हैं जहाँ पर साइंस टेक्नोलॉजी वाली चीज़ आती है वहाँ पर ये आपको मिलेगा जस्ट मोल अ क्वांटिटी, बिल्कुल चैप्टर के लास्ट में पेज नंबर 23 पे। ओके, तो एक्चुअली बच्चे मोल को एज अ क्वांटिटी किस तरह से वो बताता है कि मोल कितनी बड़ी क्वांटिटी है। वो कहता है कि अगर एक कंप्यूटर की स्पीड है कि वो 1 सेकंड में 10 मिलियन एटम काउंट कर लेता है तो फिर भी उसको मोल काउंट करने के लिए, एक मोल को काउंट करने के लिए उसको 2 बिलियन साल लग जाएंगे। इससे पता चलता है कि मोल इतनी बड़ी क्वांटिटी है जो हम ऐसे कहते हैं Na पार्टिकल्स, ये बहुत ज़्यादा पार्टिकल हैं, 6.02 × 10⁻23। ओके, सेकेंडली वो कहता है कि अगर मार्बल्स को एक मोल क्वांटिटी मार्बल्स की ले जाओ, उन्हें फर्श पर फेंका जाए तो वो इतने ज़्यादा होंगे कि आपका प्लैनेट 3 माइल्स थिक लेयर ऑफ मार्बल से कवर हो जाएगा। यानी इतने ज़्यादा मार्बल होंगे, एक मोल इतनी बड़ी क्वांटिटी है। इसके अलावा अगर आप कहते हैं कि एक गिलास पानी के अंदर 10 मोल मतलब 10 मोल हैं वाटर के, तो दैट मीन्स उसमें वाटर के इतने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं, इतने ज़्यादा, क्योंकि अभी जैसे मैंने बताया 1 मोल इतनी ज़्यादा चीज़ है तो 10 मोल तो आपकी सोच है कितना ज़्यादा होगा। तो उसमें वाटर के इतने ज़्यादा मॉलिक्यूल हैं जितने सहारा डेजर्ट में रेत के ज़रात हैं उनसे भी ज़्यादा वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं उस वाटर के गिलास में जिसमें आप क्लेम करते हैं कि 10 मोल वाटर। सो मोल इतनी बड़ी क्वांटिटी है। नेक्स्ट है डिफाइन केमिस्ट्री एंड राइट इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। सो केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the composition, structure, properties and reactions of matter. Okay, यानी कि बेटा ये मैटर को एक्चुअली स्टडी करती है। फिर मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करती है, इनकी ये किस किस चीज़ से मिलकर बने हैं उनको स्टडी करती है, इनके स्ट्रक्चर स्टडी करती है और ये रिएक्शंस किस तरह इनके होते हैं आपस में, डिफरेंट लिक्विड चीज़ों के या डिफरेंट एयर के रिएक्शंस, वो सब चीज़ें केमिस्ट्री में स्टडी की जाती हैं। ठीक है, और इसके अलावा इसका जो एडवांटेज है वो ये है कि डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में अप्लाई होते हैं इसके प्रिंसिपल्स, लाइक यू कैन सी इम्पोर्टेंस ऑफ पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स, मेडिसिन्स एंड ड्रग्स, soaps, detergents, paper, plastic, paints and pigments, insecticides and pesticides, ये सब फ्रूटफुल एफर्ट्स ऑफ केमिस्ट हैं। और अगर डिसएडवांटेज देखा जाए तो पोल्यूशन है, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारे टॉक्सिक वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, सो आप इसमें लिख सकते हैं डिसएडवांटेज में डेवलपमेंट ऑफ केमिकल इंडस्ट्री हैज़ आल्सो जनरेटेड टॉक्सिक वेस्ट, contaminated water and polluted air around us. ओके, सो ये इसके आ जाएंगे। उसके बाद है राइट अ नोट ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड गिव एग्जांपल। सो बेटा द प्रॉपर्टीज दैट डिपेंड अपॉन द फिजिकल स्टेट ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जाम्पल, और फिजिकल स्टेट कौन सी है, लाइक कलर, स्मेल, टेस्ट वगैरह। ओके, और इसकी आप एक्सप्लेनेशन देंगे, आप लिखेंगे फॉर एग्जांपल जब बेटा आइस को हीट किया जाता है
तो वो मेल्ट होकर वाटर बन जाता है। तो उसके बाद आप फर्दर हीट करेंगे, वो गैस बन जाएगा, भाप। लेकिन बेटा इस सारे प्रोसेस में ओनली उसकी फिजिकल स्टेट चेंज हुई है कि वो सॉलिड से लिक्विड और गैस में गया है, अदरवाइज रहा तो वो वाटर ही, उसकी कंपोजिशन तो H2O ही रही है। देयर इज नो चेंज इन इट्स कंपोजिशन, दैट्स व्हाई दिस काइंड ऑफ चेंज इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। Next, I who discovered electron and proton. So, which electron was discovered by Sir William Crookes, while protons were discovered by Goldstein. Okay, electrons were discovered by J.J. Thomson. सर विलियम क्रूक्स ने वो एक्सपेरिमेंट ज़रूर परफॉर्म किया था और उसने कैथोड रेस डिस्कवर की थी, ठीक है। लेकिन कैथोड रेस को बाद में इलेक्ट्रॉन्स का नेम दिया, इलेक्ट्रॉन्स ने फाउंड किए, वो थॉमसन का काम था, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन थॉमसन एंड प्रोटॉन गोल्डस्टेन। नेक्स्ट एक्सप्लेन आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। बेटा देयर आर थ्री आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम। सो हमारे पास यहाँ पर है हाइड्रोजन का आइसोटोप है, ये आप सारा लिखेंगे। सो प्रोटियम में 1 है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, यानी न्यूट्रॉन 0 है, न्यूट्रॉन आते हैं 1 - 1 करके 0। यहाँ पे मास 2 है ड्यूट्रियम में, सो 2 - 1 1, यानी यहाँ पे 1 न्यूट्रॉन है। और यहाँ पर देखा जाए तो 3 - 1 यानी 2, यहाँ पे 2 न्यूट्रॉन है। तो न्यूट्रॉन्स की तादाद चेंज हो रही है, एटॉमिक मासेस चेंज हैं, और ये इन तीनों के बारे में है, सारा आप लिखेंगे। नेक्स्ट इज हु गेव द एटॉमिक थ्योरी। सो एटॉमिक थ्योरी वाज गिवन बाय जॉन डाल्टन। और अब थोड़ा सा उसके बारे में लिखेंगे भी कि अकॉर्डिंग टू डाल्टन एन एटम इज एन इंडिविजिबल हार्ड डेंस स्फीयर, एंड ऑल जो उसकी स्टेटमेंट है वो भी लिखेंगे। ये सेकेंड चैप्टर का क्वेश्चन है, उसके फर्स्ट पेज पे ही आपको मिल जाएगी। ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल कॉल्ड एटम्स, ठीक है। उसने यही कहा था कि मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना है, जिन्हें एटम्स कहते हैं, और वो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते, वो इतने छोटे होते हैं तो उनसे छोटी कोई चीज़ ही नहीं होती, इसलिए वो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते। नेक्स्ट एक्सप्लेन हाउ पॉजिटिव रेज आर फॉर्म फ्रॉम द गैस टेकन इन द डिस्चार्ज ट्यूब। सो पॉजिटिव रेज कैसे बनती हैं। सो यहाँ पर है आपके पास पॉजिटिव रेस और ये है इनकी फॉर्मेशन, ठीक है। कहते हैं कि ये एनोड से नहीं निकलती, जब इलेक्ट्रॉन्स बन रहे होते हैं डिस्चार्ज ट्यूब में, तो जो डिस्चार्ज देखें आपने, ये देखें यहाँ डिस्चार्ज ट्यूब है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं और इसके अंदर एक गैस फिल की गई है। उस गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जब वो इन इलेक्ट्रॉन्स के साथ टकराते हैं तब उनमें से एक प्रोटॉन निकलता है, पॉजिटिव रेज बनती है, ओके, लाइक दिस। ये वो गैस है, गैस का मॉलिक्यूल, और जब वो इलेक्ट्रॉन के साथ टकराया तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन, गैस के मॉलिक्यूल में से भी एक इलेक्ट्रॉन निकला, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, और जो गैस का मॉलिक्यूल है उस पर प्लस चार्ज आ गया, तो दिस इज कॉल्ड द पॉजिटिव रे, ओके। नेक्स्ट है व्हाट इज कार्बन डेटिंग। सो सिंपल आप डेफिनेशन लिखेंगे, द एज डिटर्मिनेशन ऑफ old carbon containing objects by measuring the radioactivity of C14 in them is called radiocarbon dating or simply carbon dating। यानी जो पुराने ऑब्जेक्ट्स में कार्बन था उनकी एज मेजर करना, ठीक है। और उसमें क्योंकि अगर उनमें कार्बन 14 वाला था, रेडियो एक्टिव आइसोटोप था कार्बन का, तो देखना कि हाँ कि कार्बन की कितनी अमाउंट कम हो चुकी है, उस हिसाब से उसकी एज का पता लगाना उस फॉसिल फ्यूल की, दैट इज कॉल्ड कार्बन डेटिंग। नेक्स्ट है डिफाइन न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। सो इसकी डेफिनेशन है द रिएक्शन इन विच अ हैवी न्यूक्लियस इज ब्रोकन डाउन इनटू 2 लाइटर न्यूक्लियाई with the production of high amount of energy is called nuclear fission reaction। और एग्जांपल आपको पता है कि आइसोटॉप्स वाले टॉपिक में लास्ट जो है रिएक्शन वो आएगा दिस वन, ओके, कि यूरेनियम एक लार्ज बड़ा मॉलिक्यूल था हैवी,
इस पे जब न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट की गई तो ये ब्रेक हो गया इनटू 2 स्मॉलर न्यूक्लियाई, लाइटर न्यूक्लियाई आ गए और साथ में न्यूट्रॉन्स रिलीज हुए, बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज हुई। Describe the phenomena, the work of different scientists at the same time handicap the growth of science. So यहाँ पर आपके पास जो आपका फर्स्ट चैप्टर है उसके लास्ट में साइंस टेक्नोलॉजी वाले में ही ये चीज़ मेंशन है। हम कहते हैं कि जब बहुत पहले ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर लोगों ने, पहले तो लोग आपस में कनेक्ट हुए और उन्होंने अपने अपने आइडियाज़ शेयर किए, जो भी वो वर्ल्ड के बारे में सोचते थे, आपस के उनके ताल्लुकात के बारे में या लोगों के साइकोलॉजी के बारे में, ठीक है, या फिर बायोलॉजिकल, फिज़िकल, इन सब वर्ल्ड्स ने आपस में इस तरह ही कनेक्ट किया कि जब लोगों ने अपने आइडियाज़ डेवलप किए तो फिर ये जो आइडियाज़ हैं ये बहुत ही ज़्यादा इनको बनाया गया, यानी जैसे से जनरेशन टू जनरेशन एडवांसमेंट आती गई तो उन लोगों ने इन आइडियाज़ को यूज़ करते हुए नॉलेज समझा, साइंटिफिक नॉलेज को समझा और ह्यूमन स्पीशी और एनवायरनमेंट के बारे में अंडरस्टैंड किया, तो उससे एक रिलायबल अंडरस्टैंडिंग आ चुकी थी। सो ये जो सारे आइडियाज़ बनाने के लिए क्या किया जाता था, ऑब्जर्वेशन की जाती थी, फिर थिंकिंग की जाती थी, फिर एक्सपेरिमेंट होता था और फिर उसको प्रूव किया जाता था, वैलिडेट किया जाता था, ठीक है। तो ये जो सारे तरीके हैं इनसे पता चलता है कि साइंस जो है वो किस तरह बाकी नॉलेज वाले जो नॉन आर्ट्स के सब्जेक्ट्स हैं उनसे कितने डिफरेंट है, और साइंस, टेक्नोलॉजी और मैथ्स रियूनियन हुए हैं, इसकी वजह से साइंस में इतना ज़्यादा एडवांसमेंट आई है और इतनी ज़्यादा चेंज और सक्सेस आई है, ठीक है। सो ये जो सारे के सारी चीज़ें हैं ये सब एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करती हैं और इस तरह डिफरेंट साइंटिस्ट की मदद से साइंस को ग्रोथ मिली है। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज़ कॉर्पस्कुलर नेचर ऑफ मैटर। सो हेयर इज़ अ कॉर्पस्कुलर नेचर। 1924 में डी ब्रोगली ने एक थ्योरी दी थी कि मैटर 2 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, एक वेव्स और एक पार्टिकल्स की फॉर्म में। तो उसने कहा था कि जो ये दोनों चीज़ें हैं एग्जिस्ट करती हैं हर चीज़ में, जैसे कि जैसे हम मूव करते हैं या बड़ी बड़ी बसेस हैं वो मूव करती हैं, लेकिन उनके साथ वेव्स भी होती हैं। उनका वो पार्टिकल तो हैं ही लेकिन उनके साथ वेव्स भी लाजमी होती हैं, चाहे उनकी वेवलेंथ बहुत छोटी है जिसकी वजह से वेव नज़र नहीं आती हैं, फील नहीं होती, लेकिन एक्चुअली होती हैं। इसी तरह हर वेव जो होती हैं, वेव्स जो रेडिएशंस हैं उनकी पार्टिकल नेचर भी होती है, कॉर्पस्कुलर पार्टिकल को कहते हैं। डिफाइन एवोगैड्रो नंबर। सो इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल्स और इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय Na। फर्दर आप इसमें यहाँ पर एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं कि जो इतने पार्टिकल, इतने एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, ये 1 मोल के इक्वल होते हैं, ठीक है। तो यानी जैसे 12 अंडे जो हैं वो 1 डज़न के इक्वल हैं, इसी तरह इतने पार्टिकल्स 1 मोल के इक्वल हैं। ये एक्सप्लेनेशन आ जाएगी। नेक्स्ट इसके फॉर्मूला मैसेस कैलकुलेट करने हैं। नेक्स्ट गिव एग्जांपल। ओके, फार्मूलाज आप इनके कैलकुलेट कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे, आप इन सब के मैसेस लिखेंगे और उन्हें प्लस कर देंगे। ओके, जैसे कि अभी हमने ऊपर NaCl का किया था यहाँ पर, लाइक दिस। बिल्कुल इसी तरीके से आप बाकी इन तीनों के भी करेंगे। सल्फ़र, सोडियम का 23 होता है, तो 2 सोडियम है तो 23 को आप 2 से मल्टीप्लाई करें, प्लस सल्फ़र का 32 लिखें, प्लस ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाई बाय 4 लिखें। ये सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। सिमिलरली जिंक है, जिंक का मास कितना होता है ये पीरियोडिक टेबल से आपको पता चल जाएगा। ओके, सो जिंक इज 65 लिखेंगे, प्लस 32 लिखेंगे सल्फर का, प्लस 16 ऑक्सीजन का लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 4, सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। कॉपर का इसी तरह से लिखेंगे 63 प्लस कार्बन 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाई बाय 3, इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। सबके मास का जो यूनिट है वो आप लिखेंगे ग्राम पर मोल। नेक्स्ट एग्जांपल देनी है जी रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स की इन मेडिसिन एंड रेडियोथेरेपी। सो रेडियोथेरेपी आ जाएगा और मेडिसिन में भी है, ये दोनों में है, ठीक है।
तो इसको ये कि हम लॉन्ग में, इसको लॉन्ग में भी आएगा तो वहाँ पे डिस्कस हो जाएगा। नेक्स्ट है फॉर व्हाट पर्पस आयोडीन 131 इज यूज। सो आयोडीन 131 इज यूज टू ट्रीट गोइटर इन थायराइड ग्लैंड। लॉन्ग क्वेश्चन। आइसोटॉप्स की एप्लीकेशंस बतानी है, रेडियोथेरापी, मेडिसिन, आर्कियोलॉजी, स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन एंड पावर जनरेशन, इन सब में। सो हियर इज रेडियोथेरापी है कि कैंसर ट्रीटमेंट के लिए अगर कैंसर हो, स्किन कैंसर हो, लाइक आउट ऑफ द बॉडी हो, तो फिर फास्फोरस 32 स्ट्रोंशियम 90 का यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसमें से जो रेडिएशन निकलती हैं दीज आर कॉल्ड बीटा रेडिएशन, और ये ज़्यादा अंदर तक नहीं जाती मैटर के, लेस पेनिट्रेटिंग है, इसलिए स्किन के ऊपर इनको यूज़ किया जाता है। अगर विद इन द बॉडी कैंसर हो तो उसके लिए कोबाल्ट 60 यूज़ किया जाता है, बिकॉज इसमें से गैमा रेज निकलती हैं और वो डीपली पेनिट्रेटिंग होती हैं। नेक्स्ट है डायग्नोसिस एंड मेडिसिन में, लाइक आयोडीन 131 यूज़ होता है गॉइटर की डायग्नोसिस के लिए। है हमारे गले के अंदर एक ग्लैंड होता है, थायराइड ग्लैंड, तो वो अगर स्वेल हो जाए, आयोडीन की कमी अगर किसी इंसान में हो तो स्वेल हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो उसे कहते हैं गलहड़ या गॉइटर। तो उसका पता लगाने के लिए आयोडीन 131 यूज़ करते हैं। इसके अलावा बोन ग्रोथ को मॉनिटर करने के लिए टेक्नीशियम का आइसोटॉप यूज़ होता है। इसके अलावा आर्कियोलॉजी, जियोलॉजिकल यूज़ में है कि हाफ़ लाइफ होती है। हाफ़ लाइफ क्या होती है कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट कितनी देर में आधा रह गया, दैट इज़ कॉल्ड इट्स हाफ लाइफ। तो जो ओल्ड ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी जैसे कि किसी ओल्ड ऑब्जेक्ट में कार्बन था, कार्बन का आइसोटॉप है C14, वो पाया गया फॉसिल्स वगैरह में। तो उसमें देखा गया कि कितनी जैसे कार्बन की हाफ लाइफ पता है, फॉर एग्जांपल उसकी हाफ लाइफ है आप कह लें 30 डेज, ओके। सो उसमें हाफ लाइफ उसकी देखी जाती है, मॉनिटर की जाती रही कि कितने देर बाद उसमें कार्बन जो है वो अब आधा रह गया। दैट मीन्स कि 30 दिन गुजर गए हैं तभी कार्बन आधा रह गया। अब कार्बन फिर देखा गया कि अब मज़ीद आधा हो गया, दैट मीन्स कि 60 डेज़ गुजर चुके हैं। इस तरह करते करते उन फॉसिल्स की एज मालूम की गई। दिस इज़ कॉल्ड कार्बन डेटिंग। इसके अलावा केमिकल रिएक्शंस हैं, लाइक ग्लूकोज प्लांट्स किस तरह से सिंथेसाइज करते हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस किस तरह होता है, तो उसको मॉनिटर करने के लिए आइसोटॉप्स यूज़ किए जाते हैं। क्योंकि ग्लूकोज में आपको पता है कि कार्बन होता है, तो अगर कार्बन जो है वो C14 वाला लगा दिया जाए लेबल करके हवा से, क्योंकि बेटा जब भी ग्लूकोज बनना होता है तो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है। सो अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड हवा से लेने की बजाय केमिकली हम डाल दें, प्लांट को प्रोवाइड कर दें, और उसमें जो कार्बन है वो हम C14 वाला यूज़ करें, क्योंकि C14 में से शुआएं निकलेंगी, तो जब वो प्लांट के अंदर प्रोसेस होगा और उससे फोटोसिंथेसिस होगी, ग्लूकोज बनेगा, तो सारा मॉनिटर कर सकते हैं। जिस जगह से रेडिएशन निकलते रहेंगे उससे पता चलेगा कि कार्बन यहाँ जा रहा है, और इस तरह से बन के, और वो सारा कुछ पता चलेगा। उसके बाद है पावर जनरेशन में कि ये होते हैं फिशन रिएक्शंस, ठीक है। यूरेनियम 235 एक हैवी न्यूक्लियस है, इसको इस पे न्यूट्रॉन डाला जाता है, तो ये ब्रेक हो जाता है इनटू बेरियम एंड क्रिप्टॉन, 2 स्मॉलर न्यूक्लियाई और 3 न्यूट्रॉन्स और एनर्जी रिलीज़ होती हैं। ये आप इनके मैसेज वगैरह याद करने हैं, और ये बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है। इस एनर्जी का फ़ायदा ये होता है कि जो बॉयलर्स हैं वहाँ पर वाटर जो है वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर स्टीम से टरबाइंस घूमते हैं मोटर की तरह के, और उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो इसलिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में हम जो है वो रेडियो आइसोटॉप्स ने रोल प्ले किया। नेक्स्ट है शेल एंड सब शेल पर नोट लिखें। जो शेल है ये आपको मिलेगा पेज 34 पे, यस हियर। सो यहाँ पर आपके पास जो टॉपिक है उसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, इनकी डेफिनेशंस आएंगी, इनकी प्रॉपर्टीज़ आएंगी और एक्सप्लेनेशन आएंगी।
तो शेल की डेफिनेशन है, शेल्स आर द मेन एनर्जी लेवल्स दैट इलेक्ट्रॉन्स कैन ऑक्यूपाई। यहाँ से तो एक पेज मिसिंग है, लेकिन आपकी बुक में होगा तो आप वहाँ से करेंगे, ठीक है। सो शेल्स आर मेन एनर्जी लेवल दैट इलेक्ट्रॉन्स कैन ऑक्यूपाई। और सब शेल में आप लिख सकते हैं शेल आल्सो कंसिस्ट ऑफ सब शेल, द नंबर ऑफ सब शेल इज इक्वल टू इट्स एन वैल्यू। ओके, अब शेल के बारे में आप डिटेल से बताएंगे कि हर एटम जो है वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, और वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ख़ास लेवल्स में ही क्यों होते हैं, क्योंकि उनकी ख़ास एनर्जी होती है। सो इसलिए उन्हें एनर्जी लेवल्स या फिर शेल्स कहते हैं। तो इस तरह शेल का कॉन्सेप्ट आता है, और उनको एन से रिप्रेजेंट किया जाता है, और 1 2 3 एंड सो ऑन। इसके अलावा अल्फ़ाबेटिकली उन्हें KLMN से डिनोट किया जाता है, ठीक है। और जो K है यानी N इज इक्वल्स टू 1, उसकी एनर्जी सबसे कम है, फिर L की एनर्जी है, फिर M की, इस तरह N की एनर्जी सबसे ज़्यादा है। और अगर इनमें हम इलेक्ट्रॉन्स निकालना चाहते हैं तो 2n² का एक फार्मूला है वो यूज़ किया जाता है। उसमें n का मतलब है नंबर ऑफ शेल। जैसे अगर आप सेकंड शेल में देखना चाहते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, सो आप क्या करेंगे, आप 2n² का फार्मूला लगाएंगे लाइक दिस। इसमें n की जगह पे आप सेकेंड शेल की बात कर रहे हैं तो 2 पुट कर देंगे। सो अब आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, 2 4 ज़ा 8, यानी कि सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। इस तरह आप एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं वो 2n² के ज़रिए पता लगा सकते हैं। इसके अलावा आप जो सब शेल्स हैं उनका देखा जाए तो SPDF 4 तरह के सब शेल होते हैं, और एक टेबल भी बुक में बना हुआ है, वो भी बना सकते हैं। कि फर्स्ट शेल है K, तो उसमें सिर्फ एक सब शेल आएगा S। उसके बाद सेकंड शेल है L, उसमें 2 सब शेल आएंगे SP। इस तरह थर्ड शेल है तो उसमें 3 सब शेल आएंगे SPD। और फोर्थ सब शेल है उसमें फोर्थ शेल है तो उसमें 4 सब शेल आएंगे SPDF। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द वेरियस ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। सो फर्स्ट इज फिजिकल केमिस्ट्री, जिसमें फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर को स्टडी किया जाता है, मैटर की कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज़, और स्कोप है उसका कि मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन, लिक्विड सॉलिड्स के बिहेवियर वगैरह, और इनके ऊपर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर स्टडी किया जाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है कि सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स को स्टडी किया जाता है, जिन्हें हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं कलेक्टिवली। और इसमें जो है वो पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल्स और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज आ जाती हैं। फिर इनऑर्गेनिक में अगर देखा जाए तो हाइड्रोकार्बन्स के अलावा सारे कंपाउंड्स और उनके डेरिवेटिव देखे जाते हैं। इसकी एप्लीकेशन है गिलास, सीमेंट, सेरामिक्स वगैरह, मेटलर्जी। बायो मीन्स लाइफ, तो इसमें केमिस्ट्री के जो तमाम डेफिनेशन है वही आएगी, लेकिन सिर्फ एंड पे आ जाएगा इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो रिएक्शंस हो रहे हैं, जो प्रॉपर्टीज़ हैं, वो सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके स्ट्रक्चर वगैरह पता लगाए जाते हैं। तो इस तरह हमारी बॉडी के अंदर जो फूड हम खाते हैं उससे हमें एनर्जी कैसे मिलती है, वो सारा मॉलिक्यूल्स किस तरह से एनर्जी में चेंज होते हैं, वो चीज़ें पढ़ी जाती हैं। और इसका स्कोप है जी फूड साइंस में, मेडिसिन, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्रियल में, एक कमर्शियल स्केल के ऊपर कंपाउंड्स को कैसे बनाया जाता है वो देखा जाता है। और सारे ही कंपाउंड्स हैं लाइक ऑक्सीजन, क्लोरीन, अमोनिया, कास्टिक सोडा, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह कैसे बनाए जाते हैं, इनके रॉ मटेरियल्स क्या हैं। इसका स्कोप है फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री, सोप, टेक्सटाइल वगैरह। न्यूक्लियर में न्यूक्लियस के रिएक्शंस को देखा जाता है, लाइक अभी आपने रेडियो एक्टिविटी पढ़ा है यूरेनियम का, तो उस तरह के रिएक्शंस को देखा जाता है। और ये फिर इसमें क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी वगैरह रिलीज़ होती है तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। एटॉमिक एनर्जी वगैरह का इसमें बहुत ज़्यादा कंसर्न है।
और रेडिएशंस का फिर एनिमल्स के ऊपर इफेक्ट होते हैं, क्या बैड इफेक्ट्स हैं वो भी देखे जाते हैं, पढ़े जाते हैं इसमें। एप्लीकेशंस है इसकी, अभी आपने जैसे पढ़ी है रेडियोथेरापी, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर थ्रू न्यूक्लियर रिएक्टर। रिएक्टर है वो इंस्ट्रूमेंट जिसमें रिएक्शन करवाया जाता है। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में इन्वायरमेंट के बारे में, इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स कि कौन कौन सी गैसेस होती हैं, कौन कौन सी चीज़ें इन्वायरमेंट में प्रेजेंट हैं, और ह्यूमन हमारी एक्टिविटीज़ से इन्वायरमेंट पे क्या पोल्यूशन वगैरह कोज होती है वो पढ़ा जाता है। और इसमें स्कोप और एप्लीकेशन है पोल्यूशन के ख़िलाफ़ प्रोटेक्शन वगैरह। एनालिटिक में कोई सैंपल है उसके कंपोनेंट्स का पता लगाने के लिए, और उसकी किस तरह एनालिसिस की जाती है कि वो किस किस चीज़ से मिलके बना है, उसमें कोई चीज़ कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है, वो सब स्टडी किया जाता है। और ये क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव हो सकता है। क्वालिटेटिव में क्वालिटी पता लगाई जाती है कि वो सब्सटेंस किस किस चीज़ों से मिलके बनता है, उसकी आइडेंटिटी क्या है। क्वांटिटेटिव में क्वांटिटी बताई जाती है कि जो भी इसमें सब्सटेंस कंपाउंड प्रेजेंट है उसकी अमाउंट कितनी है वो देखा जाता है, ठीक है। और स्कोप है इसका फूड, वाटर वगैरह, क्लिनिकल एनालिसिस। नेक्स्ट है व्हाट विल बी द मास ऑफ दिस मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4। न्यूमेरिकल है, आपने पहले इसका गिवन रिक्वायर्ड यानी स्ट्रक्चर लिखना है, देन फार्मूला, देन सोल्यूशन एंड देन यूनिट। ओके, ये सब कुछ लिखेंगे तो फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। मैं तो आपको डायरेक्ट सोल्यूशन समझा रही हूँ लेकिन आपने हर चीज़ लिखनी है साथ। आपको गिवन में मॉलिक्यूल्स हैं और रिक्वायर में मैस है, यानी आप मॉलिक्यूल या मैस से ही डील करेंगे। H2SO4 का पहले तो आपको मैस पता होना चाहिए, जैसे मैंने ऊपर बताया कि किस तरह निकालते हैं। तो जब आप निकालेंगे, वो आप निकाल के भी बताएंगे, तो वो होगा 98 ग्राम। तो आप लिखेंगे 98 ग्राम ऑफ H2SO4। पहले आप इसमें बताएंगे कि इसमें कितने पार्टिकल होते हैं। तो बच्चे इसमें होते हैं 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल्स। ओके, यानी अगर आप इसको इस तरफ लिखें और उसको उस तरफ लिखें, यू कैन राइट 6.02 × 10⁻23, क्योंकि H2SO4 एक मॉलिक्यूल है। यू कैन राइट मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 is equals to 98 ग्राम। ओके, अब आप इसमें एक मॉलिक्यूल का पहले निकाल लें मैस। 1 अगर एक मॉलिक्यूल हो, 1 molecule of H2SO4, so it would be equal to 98 divided by, यहाँ पे आपके पास ये पूरी चीज़ इधर आके डिवाइड हो जाएगी 6.02 × 10⁻23। और अब आप अपनी वैल्यू लिखेंगे 2.05 × 10⁻16। मॉलिक्यूल्स अगर हो जाएं H2SO4 के, फिर क्या आंसर आता है। मल्टीप्लाई आप कर देंगे इसको इसके साथ, सॉल्व कर लेंगे इसको। जो 10⁻⁴ वाली वैल्यूज़ हैं उसको आप कैलकुलेटर पर नहीं लिखेंगे, बाकी चीज़ों को बस सॉल्व करेंगे। 98 मल्टीप्लाई 2.05 डिवाइडेड बाय 6.02, so this is 33.37 मल्टीप्लाई 10⁻16 वैसे ही आ गया, और जो 10⁻23 है जब वो ऊपर आएगा तो उसकी पावर माइनस में हो जाएगी, ठीक है। और बेस फिर आप इकट्ठी करेंगे तो पावर्स का सम कर दें, 16 - 23, सॉल्व कर लें। 16 और 23, 23 में 16 निकालेंगे 7 आता है। और आपको पता है जब आप सम करते हैं तो जो बड़ी रकम का साइन होता है वो आता है, बड़ी रकम का साइन माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा। ओके, तो
इस तरह से आपका आंसर आ सकता है। और अगर आप इसको फर्दर यहाँ से पॉइंट को इधर ले आएं, 3.33 कर दें। देखिए राइट से लेफ्ट पे जब पॉइंट आता है तो 1, तो जो ये पावर है इसमें 1 प्लस कर देते हैं, यानी -7 ऐसे ही आ गया, +1 करेंगे, ठीक है। तो अब ये माइनस प्लस माइनस, यानी 7 में से 1 निकलेगा तो 6 रह जाएगा, तो आ जाएगा 3.33 टू 10 पावर -6, क्योंकि बड़ी रकम के साथ माइनस है तो माइनस आएगा। सो ये है जी मॉलिक्यूल्स, आप लिख सकते हैं, नहीं सॉरी ग्राम, 98 ग्राम था ना, उसी तरह से यहाँ पे भी ग्राम। तो इतने ग्राम है मास ऑफ दिस मॉलिक्यूल्स, ओके। तो इस तरीके से आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। सो दिस वाज योर पेपर, थैंक यू।